हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 003 की इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। पेपर 3 का ये 5th वीडियो है जिसमें आज हम कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। आइए देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये जो रेड मार्क से आपको दिख रहे हैं ये टॉपिक्स तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, यानी यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और 15th टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। सुलिवन्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंटल इपोक्स, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्रॉइड का जब टॉपिक आएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके सभी पार्ट को, यानी 17, 18, 19 तक, ये इतना पार्ट आज के वीडियो में मैं कवर कर सकूं, क्योंकि जब सिगमंड फ्रॉइड की बात चलती है ना तो फिर उन्हीं की ही बात चलती है। फिर उसके बीच में कोई और टॉपिक को मिक्स करना या उसे छोड़ देना अगले के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए। मुझे साइकोडायनामिक्स बहुत पसंद है और ये मैं जब भी साइकोडायनामिक्स पढ़ाती हूँ तो ये ज़रूर कहती हूँ, ये भी मैं कहती हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी कुछ हमें कवर करना है और हमें आना है पेज नंबर 28 पर। तो चलिए वहाँ पहुँच जाते हैं। 28 पर हम अपने टॉपिक के पास, आई होप यस, ये हमने कवर कर लिया था। तो सुलिवन्स के 2 टॉपिक हैं, उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड के 3 टॉपिक, ये हमारा आज का क्लास में रहेगा। सुलिवन्स की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है बहुत अच्छी थ्योरी है, सिंपल भी है, समझ में भी बहुत जल्दी आती है। हैरी स्टेक सुलिवन एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने इंटरपर्सनल थ्योरी पर्सनैलिटी की डेवलप करी, जिनको सुलिवन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया कि पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल एक्सपीरियंसेस। इनकी इस थ्योरी को ना सोशल साइकोलॉजी में भी कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि रीज़न है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बहुत फोकस करते थे। इनका ये मानना था कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनसे जुड़कर जिस तरीके की रिलेशनशिप हम बनाते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो एक बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है, याद रह जाए ऐसी बात है। और सोशल एक्सपीरियंसेस को, इंटरेक्शंस को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं, और ख़ास तौर से जो हम अर्ली एज में फॉर्म करते हैं, मतलब हमारी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है ना, बिगिनिंग के जो फेज़ होता है उसमें, जहाँ पर दूसरे थ्योरिस्ट जो होते हैं वो इंटरनल डिराइव्ड ट्रेट्स इन सब पे बात करते हैं। सुलिवन बिलीव दैट पर्सनैलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ये अकेले में नहीं डेवलप होती है पर्सनैलिटी। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानना था, बिलीव था कि हम दूसरों के संग जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, इंटरेक्शन होता है, उनका इम्पैक्ट हम पे आता है, हम एक इन्वायरमेंट उनके लिए छोड़ते हैं, तो उन सबसे कहीं हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो सिंपल है। अब इनके कोर कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं कि उनकी सुलिवन्स की थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें वो मानते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में रिक्वायर्ड होती हैं। बिना इसके तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट मानते हैं। उनका ये मानना था कि चाहे सेल्फ एस्टीम हो, एंग्जाइटी हो, चाहे आइडेंटिटी हो, ये सभी सोशल इंटरेक्शन से शेप होती हैं। कुल मिला के तो उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही है कि सब कुछ हमारी पर्सनैलिटी में सोशल इंटरेक्शन से आता है। उसको डेवलप करने में और भी चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन कोर क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इसको आप जितना भी डिस्क्राइब करके अपने वर्ड्स में लिखें, सिंपलर वर्ड्स में इनफ रहेगा। द वे इंडिविजुअल्स रिलेट टू अदर लार्जली डिटरमाइंस देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, एक तो ये बात हो गई। फिर एंग्जाइटी एंड सिक्योरिटी को वो इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका कहना था कि एंग्जाइटी इज़ अ सेंट्रल फोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से अराइज होती है, स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और किसी भी पर्सन की जो एंग्जाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए और उसकी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए हम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं जिन्हें जनरली आप डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं साइकोडायनामिक्स में। अगर अभी नहीं जानते हैं तो रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन ये होती वही हैं जिनको सिक्योरिटी ऑपरेशन का नाम दिया गया है। यानी सुलिवन्स ने जिनको सिक्योरिटी ऑपरेशन कहा है साइकोडायनामिक्स में, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। आगे डिफेंस मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे डिनाई करना, अवॉइड करना चीज़ों को, ऐसे बिहेवियर जो ह्यूमन पजेस करता है अपनी सेल्फ एस्टीम को सेव करने के लिए, राइट? होता है हमारे साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो हर चीज़ पे तो हम राज़ी नहीं होते, हर बात हर कोई हमारी बात को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, हर किसी की हर बात को हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उससे एक एंग्जाइटी डेवलप होने लगती है। होता है ना, हमने एक मान लीजिए आपने ग्रुप में कोई अपनी बात कही और किसी ने भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, सब शांत है, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगने लगेगा कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तो जो थॉट है वही कह रहा था, किसी ने कुछ भी वैलिडेशन क्यों नहीं दिया? ऐसे में आपको एक अंदर से एंग्जाइटी फील होने लगेगी। अब आप उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे, वहाँ नहीं देंगे, ज़रूरी नहीं है वहाँ दें, आप उसके बाद जाके कह सकते हैं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड को फ़ोन मिलाकर कहें कि मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात कर रहा था पर मुझे बड़ा अजीब लगा कि किसी ने भी उस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो आप अपनी उस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए जो भी एक्शन ले रहे हैं
उन्हीं को ये सिक्योरिटी ऑपरेशन कहते हैं। आप अपनी जो उस एंग्जाइटी को हटाकर अपनी ईगो को या अपनी कहना चाहिए सेल्फ एस्टीम को सिक्योर करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं वो कहलाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेल्फ सिस्टम भी है, जिसमें हम क्या मानते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स दैट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम एंग्जाइटी और उनको सोशल सेटिंग में फंक्शनल बनाता है। राइट, जो मैंने एग्जांपल दिया उससे बहुत इजीली आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब बात तो हो गई कि सेल्फ सिस्टम की, तो उन्होंने बात कर दी, लेकिन सेल्फ सिस्टम है क्या? सेल्फ सिस्टम डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम केयर गिवर्स। एक्सपीरियंसेस दैट रिड्यूस एंग्जाइटी आर रिमेंबर्ड एंड रिपीटेड। लेकिन ऐसे एक्शंस जो एंग्जाइटी देते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। अभी उसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं जहाँ पे उस पर्सन ने एक ग्रुप के साथ में खड़े होकर बातचीत की थी। अब वो सिमिलर सिचुएशन को अवॉइड करेगा वो पर्सन 100%, क्योंकि अब उसके सेल्फ सिस्टम में वो चीज़ एम्बेड हो गई है कि ऐसा स्टेप आगे नहीं लेना है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया था। लेकिन अगर उसी टॉपिक पर सबकी तरफ से अप्रिसिएशन मिलता, क्रॉस क्वेश्चनिंग मिलती और ज़्यादा उस टॉपिक पे जानने की इच्छा दिखाई देती लोगों के बीच में, तो उस पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ता। तो हमारा जो सेल्फ सिस्टम है वो ऐसे ही वर्क करता है, और ये कुछ भी नया नहीं है, हमें सुलिवन्स के हिसाब से उसको समझना है। बट एक्चुअल में तो ये हमारे साथ भी तो यही होता है। हमारा जो सेल्फ सिस्टम है, यानी हमारा जो सेल्फ है, वो मोटिवेटेड रहेगा तो वो उस सिचुएशन के टुवर्ड्स और पॉजिटिवली बिहेव करेगा। अभी आप ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही तो पढ़ के आए हैं। और अगर हमारा सेल्फ सिस्टम जो है वो कहीं पर भी कहना चाहिए ना चरमराएगा या डिस्टर्ब होगा, जो भी वर्ड आप यूज़ करें, तो वो सेल्फ सिस्टम उस तरह से फंक्शन में नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। तो यही हमारा सेल्फ सिस्टम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल इपॉक्स। सुविलियन ने 7 डेवलपमेंटल इपॉक्स दी हैं, जिनको स्टेजेस भी हम कहते हैं, क्योंकि आपको ये बात मालूम है, अभी मैंने जिक्र भी किया था कि वो ये कहते हैं कि हमारे जो डेवलपमेंटल इनिशियल फेज़ होता है, ज़्यादातर हमारा जो सेल्फ है वो उस समय डेवलप हो रहा होता है। इनके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी उस समय बन रही होती है, क्योंकि हम सोशल उस समय पर ज़्यादा होते हैं, ऐसा ये मानते हैं। हालांकि इसका रिवर्स रियल लाइफ में ट्रू होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा सोशल सर्किल उस हिसाब से बढ़ता है, या फिर कह सकते हैं कि भले ही क्वांटिटी क्वालिटी जो आप कहें घटती है बढ़ती है, मगर एक्सपेंशन तो धीरे धीरे होता है। एक छोटे बच्चे का सर्किल उतना बड़ा नहीं होता है, मगर इनके हिसाब से, यहाँ पे सुलिवन की थोड़ी सुननी पड़ेगी हमें, उनके हिसाब से जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो उन्होंने मार्क की हैं, जो जाती तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो जाती, ये स्टेजेस भी आगे बढ़ के लेट अडल्टहुड तक जाती है, लेकिन इनका कहना ये था कि वो जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट वाली बात थी ना, वो शुरू में होती है, ये समझिएगा। अब ये जो डेवलपमेंटल इपॉक्स है ना, ये अलग से 6 मार्कर में आए हुए हैं कई बार, तो मैंने अगले क्वेश्चन में इसको डाला हुआ है, उसको हम अभी यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस कर दूंगी, वहाँ पे फिर डिटेलिंग हो जाएगी। कुल मिला के अगर आप उसको यहाँ डाल के और लंबा करना चाहें आंसर, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, अब देख लीजिए एक बार कि ये कौन कौन से फेजेस हैं। इन्फेंसी हो गया 1 साल तक, फिर 1 से 5 साल तक चाइल्डहुड हो गया, फिर जुवेनाइल एरिया 6 से 8 ईयर्स तक का हो गया, प्री एडोलेसेंस 9 से 12 हो गया, अर्ली एडोलेसेंस ये हो गया, लेट एडोलेसेंस 17 से 20 तक हो गया, फिर एडल्टहुड हो गया। तो ये आगे तो इनका फेज जा रहा है, लेकिन मेजर कवर कहाँ हो रहा है, इनिशियल फेज में। तो ये डेवलपमेंटल इपॉक्स है। अब क्या क्या होगा, अब आपको देखिए, जो बच्चा जिस उम्र में जो कर सकता है ना, होगा तो वही। ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगर इन्होंने चाइल्डहुड 1 से 5 डाल दिया है, तो आप एक नॉर्मली जो आप अब तक पढ़ते आ रहे थे चाइल्डहुड में सेकंड पेपर में, वो आपको 12 ईयर्स तक का दिख रहा था, तो आप वो 9-10 वाला डाल देंगे। आप ही सोचिए कि 1 से 5 में आप 9 से 12 की एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना। तो वही हमारा एम क्या रहना चाहिए कि भले ही यहाँ पे स्टेजेस सुलिवन्स ने अपने हिसाब से बदली हैं, अपने हिसाब से दी हैं, मगर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे उसी एज लेवल के हिसाब से होंगी। और दूसरी बात ये भी है, यहाँ पे जो ये बात करते हैं ना, वो क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स को लेके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं, तो जो इनके बारे में हमें लिखना है ना, वो लिखना उसी सेंस में है। यही बात इलाबोरेट होकर अभी अगले क्वेश्चन में आ रही है, लेकिन क्विकली ओवरव्यू करा देती हूँ। तो इन्फेंसी में क्या होगा, ट्रस्ट और कंफर्ट कैसे होगा, मैटरनल केयर के थ्रू। अब वो मैटरनल केयर जस्ट नॉट मदर के अलावा भी हो सकता है। कई बार बच्चे को उसकी नानी, उसकी दादी, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो केयर करते हैं, वो भी करते हैं, तो उस केस में उनकी तरफ से भी वो हो जाएगा। चाइल्डहुड में कम्युनिकेशन एक्सपेंड होगा, पीयर का इंटरेक्शन आएगा सोशल सर्किल में, यानी जो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, फ्रेंड्स के साथ में। फिर 6 to 8 ईयर्स में पीयर के संग बॉन्ड्स को फॉर्म करना और उनको थोड़ा इलाबोरेट करना भी सीखेगा, कोऑपरेट करना सीखेगा। फ्रेंडशिप डीप हो जाएगी, और ज़्यादातर सेम सेक्स पीयर्स के साथ में डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये वो जो फेज़ होता है ना 9 से 12 वाला, 8 से 12 वाला,
इस एज पे गर्ल्स गर्ल्स के साथ और बॉयज़ बॉयज़ के साथ कंफर्टेबल होते हैं, वो उनका फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो वही टाइम ये होता है। फिर अर्ली एडोलेसेंस, रोमांटिक एंड सेक्सुअल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है प्यूबर्टी की वजह से। उसके बाद आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म इंटीमेसी फॉर्म होने लगती है और लव वर्क पे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस होने लगता है। हर स्टेज में हम देखते हैं कि पिछला जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर हम ऊपर चलते हैं, राइट। एक क्विक ब्रेक लूँगी, मैं बहुत फास्ट हूँ आज के वीडियो में। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी ध्यान रख रही थी इस बात का कि मुझे स्लो चलना है, पर वो एक नेचुरल फ्लो होता है सबका, उसको कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता। मेरा नेचुरल फ्लो यही है कि मैं एनर्जी के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में पढ़ाती हूँ। तो जब मैं शांत होने की कोशिश करती हूँ, जैसे मुझे ध्यान है इसी सीरीज़ का जो 3rd वीडियो था, उस वीडियो में मैंने खुद ही नोटिस किया कि जब उसकी एडिटिंग हो रही थी तो मुझे लग रहा था ये क्या है, कितना स्लो बोल रही हूँ मैं, मतलब मैं खुद से स्लीपी सा फील कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए लग रहा था क्योंकि वो मेरा नेचुरल फ्लो है नहीं, और जब मैं उसको स्लो करने की कोशिश कर रही थी तो सारी चीज़ें एकदम बोर्डम में कन्वर्ट हो गई थी। हालांकि आपने पढ़ा है उस वीडियो को, आप बोर हुए नहीं होंगे, आपके तो मतलब की चीज़ें हैं। लेकिन जनरली एक होता है ना कि एक हम ये टॉपिक है, इसे कोई भी पर्सन सुनेगा तो उसका अटेंशन उसकी तरफ जाने लगेगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी आई एम गिविंग। और ये बोलते बोलते मैंने ब्रेक नहीं लिया, बाकी सारी बातें कर ली। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वापस आती हूँ टॉपिक पे, आप लोगों को बीच में कहानी सुनाने लगी मैं। तो हमारा एक ये पॉइंट हो गया सुलिवन्स की थ्योरी में, जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिया हुआ है। अब इसी में एक चीज़ और आगे आती है जिसको वो कहते हैं रोल ऑफ एम्पैथी इन थेरेपी। वो कहते हैं कि जब भी हम कोई भी थेराप्यूटिक अप्रोच अपनाएंगे तो जो थेरेपिस्ट का रोल है वो एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। थेरेपी को इस तरीके से यूज़ किया जाए जिससे पर्सन के साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिवली और स्ट्रांगली बिल्ड हो पाए, तभी जो है वो थ्योरी प्रॉपर तरीके से चल पाएगी, तो थेरेपी चल पाएगी। तो सुलिवन्स की जो थ्योरी है वो यही हाईलाइट करती है कि पर्सनैलिटी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो ओवर टाइम बिल्ड होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ। अब जैसा मैं आपसे कह रही थी कि इनके जो डेवलपमेंटल इपॉक्स है ना, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, तो जो बातें हैं ना वो थोड़ी इलैबोरेट हो जाएंगी। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्कर में आता है तो उसके हिसाब से मोर देन इनफ कंटेंट यहाँ पर आपके पास है। ओके, एक बार इसे क्विकली रीड करिए। 1 सेकंड का मैं ब्रेक ले रही हूँ, फिर से कुछ काम आ गया है मुझे बीच में। आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन, तो कॉल को थोड़ा इग्नोर करके वापस आ जाती हूँ क्लास में। हेनरी स्टैक सुलिवन्स इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या कहती है? ये एक न्यू फ्रॉइडियन साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में अपना कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था, अब जो उन्होंने कहा था वो वही कहा था जो अभी तक आप मेरे से सुनते हुए आ रहे हैं, वही कि पर्सनैलिटी कैसे शेप होती है, डिफरेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की हेल्प से फॉर्म होती है, जहाँ पे हर पर्सन के लिए लाइफ में डिफरेंट डेवलपमेंटल इपॉक्स होते हैं, जो स्टेजेस का ही दूसरा वर्ड है सब्सटीट्यूट। दीज स्टेजेस और इपॉक्स डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन पर्सनैलिटी इवॉल्व थ्रू इंटरेक्शन, और कैसे पर्सन अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, डिफरेंट सिक्योरिटी ऑपरेशन को अप्लाई करता है, राइट। ये सब उनकी थ्योरी में आता है। तो कुल मिला के जो सुलिवन्स की थ्योरी है उसमें हमारे जो भी स्टेजेस हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा फर्क आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, इट्स कम्प्लीटली ओके। कि जैसे इन्फेंसी में हमने बर्थ टू 18 मंथ लिखा है, 1.5 हो गया, तो दैट कम्प्लीटली ओके। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, स्टेजेस कोई बिल्कुल डॉट डे पे फिक्स होती नहीं है, तो आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पर्सन की नीड होगी, आप सोचिए उसकी इंटरपर्सनल नीड क्या होगी। जो बहुत छोटा बच्चा है उसको कोई टेंशन होती तो है नहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ उसके सराउंडिंग में ना हो, अराउंड ना हो, जो उसको डिस्टर्ब करे। जैसे एक बच्चा बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, अगर उसका कोई टॉय है, थोड़ा भी नुकीला है, शार्प है, और उसके चुभ जाए, तो हम उसको हम बड़े हैं ना, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ चुभती है तो हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन जब बच्चे को चुभेगा तो वो रोएगा, वो ऐसा रिएक्शन देगा, बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, जिससे आपको उसको सही करना पड़ेगा। तो उसकी जो नीड है वो यही है कि उसको किसी भी तरीके की एंग्जाइटी और टेंशन से रिलीफ चाहिए, वो फ्री रहना चाहता है। अब यहाँ पे केयर गिवर और चाइल्ड का जो बॉन्ड है उसके साथ उसका डेवलपमेंट बिगिन होता है। जो उसकी मदर होती है ना, वो गुड मदर बैड मदर वाला एक्सपीरियंस करता है। यानी कि अगर बच्चे को गुड मदर और बैड मदर एग्जैक्टली कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप ये सोचे कि कोई बैड मदर भी होती है, नहीं। बच्चा इस तरीके से एक्सपीरियंस करता है, जैसा प्यार और केयर उससे मिलती है वैसा ही वो अपने मदर या मदरली फिगर के टुवर्ड्स फील करता है, तो वो गुड और बैड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लर्निंग नॉन वर्बल होती है। पर्सनैलिटी कैसे फॉर्म होती है? जो भी उसकी हंगर है, कंफर्ट है, उनसे ही उसकी धीरे धीरे पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होने लगता है, राइट। अब चाइल्डहुड का फेज़ आता है। यहाँ पे जो बच्चा है वो कम्युनिकेशन और सोशल रूल्स को लर्न करता है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, बच्चा सिंबल्स और वर्ड्स को यूज़ करना, उनको डिस्क्राइब करना सीखता है, अपनी फैमिली के साथ में वो सोशल रोल्स डेवलप करता है और अपनी सेल्फ एस्टीम को फॉर्म करता है। सेल्फ सिस्टम फॉर्म होना शुरू हो जाता है, अर्ली सेल्फ सिस्टम कहेंगे, अभी सेल्फ सिस्टम पूरी तरीके से फॉर्म नहीं होता। हाउ द चाइल्ड सीज देमसेल्फ इन रिलेशन टू अदर, ये हो जाता है इस फेज़ में। फिर जुनिवाइल एरा में यहाँ पे इसकी क्या नीड होती है कि पीयर के संग रिलेशनशिप फॉर्म हो, ये बच्चे की नीड होती है उस टाइम पर। जनरली वो सेम जेंडर पीयर ग्रुप्स के साथ में फोकस करता है और उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, सोशल एक्सपेक्टेशन, फेयरनेस इनको लेकर होती है। इंटरपर्सनल नेगोशिएशन स्किल डेवलप होते हैं, ग्राउंड वर्क फॉर लेटर फ्रेंडशिप एंड टीम वर्क भी डेवलप होने लगता है इस फेज़ में। फिर प्री एडोलेसेंस आता है जो 12 ईयर्स के अराउंड होता है। यहाँ पे इस फेज़ में बहुत ही डीप ट्रस्टिंग फ्रेंडशिप फॉर्म होती है और इमोशनल इंटीमेसी आने लगती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होने लगती है। ये थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसके बाद ही आगे चल के इंटीमेट रिलेशनशिप अगली स्टेज में होते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर अर्ली एडोलेसेंस की हम बात करें तो ये 12 से 14 साल के बीच में होता है। यहाँ पे प्यूबर्टी की वजह से सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं और एक दूसरे के टुवर्ड, ऑपोजिट सेक्स के टुवर्ड जो है वो इंक्लिनेशन होने लगता है, रोमांटिक सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होने लगती हैं और उनके हिसाब से पर्सन बिहेव भी करता है, राइट। इस टाइम पर आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सेल्फ सिस्टम जो है वो नए डिज़ायर और नए सोशल रोल के साथ में एडजस्टमेंट कर रहा होता है। इसके बाद आता है लेट एडोलेसेंस। यहाँ पे एक मेच्योर आइडेंटिटी का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नीड होती है। यहाँ पे सेल्फ का सिस्टम जो है वो थोड़ा स्टेबल होने लगता है आते आते और जो कि इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, सोशल रोल्स के साथ में एडजस्टमेंट कर रहा होता है। रिलेशनशिप थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इमोशनली बैलेंस होने लगते हैं। पर जो गोल होता है वो होता है एक मेच्योर पर्सनैलिटी बनने की तरफ आगे बढ़ने का, कोहेसिव आइडेंटिटी डेवलप करने का और डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप को फॉर्म करने का। इसके बाद 21 ईयर्स एंड ऑनवर्ड जो अडल्टहुड का फेज़ आता है, तो जो चीज़ें आप देखते हैं कि सोशल रिलेशनशिप में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अडल्टहुड में देखने को मिलती हैं, वो सभी यहाँ पे नीड की तरह से होती हैं। जैसे कि एक इंटीमेसी जो है वो स्टेबल हो, उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो डिज़ायर होती है वो भी यहाँ पे आने लगती है। तो जो फोकस होता है वो किस तरफ शिफ्ट होने लगता है, मेच्योर लास्टिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करने की तरफ, फिजिकल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ जो होती है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करने की तरफ। इमोशनल मेच्योरिटी में एम्पैथी, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेबल इंटीमेसी को अचीव करना और एक कोहेरेंट आइडेंटिटी को डेवलप करना, यही यहाँ पे मेजर अचीवमेंट होते हैं। ओके, तो सुलिवन्स की जो थ्योरी है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को फाउंडेशन मानती है हमारी पर्सनैलिटी का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और इस तरह से ये बात करती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट की तरफ, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। जब भी बात होगी स्ट्रक्चरल मॉडल की तो 3 चीज़ों की बात होगी, इड, ईगो, सुपर ईगो। देखिए पिक्चर भी दिख रही है आपको यहाँ पे, इड, ईगो और सुपर ईगो को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए। तो क्या है स्ट्रक्चरल मॉडल पर्सनैलिटी का, वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन साइकी है वो 3 इंटर रिलेटेड पार्ट से बनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना कि जो ह्यूमन साइकी है वो 3 इंटर रिलेटेड मतलब तीनों का एक तीसरे के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इनका मीनिंग समझें तो इड है हमारी वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स, वो सारी चीज़ें जो ज़िद की फॉर्म में नज़र आती हैं, यानी जिसको हम पाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, जो हम हासिल करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। ईगो वो है जो हमें रैशनलाइज करना सिखाती है, हम समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और कितना सही है कितना गलत है, ये भी हम ईगो में समझते हैं। फिर सुपर ईगो मोरालिटी, यानी जब ईगो के साथ में सुपर लग जाता है, वैल्यूज़ भी ऐड हो जाते हैं तो वो सुपर ईगो बन जाती है। खैर इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, यही हमारा टॉपिक है इसमें। तो जब क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, तो हम इड, ईगो, सुपर ईगो को डिफाइन करेंगे। ये 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो एक तीसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को और बिहेवियर को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, जैसे एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जिद करता है, उसकी इड बहुत हाई है, तो उसकी पर्सनैलिटी आपको कैसी दिखेगी, चाइल्डिश पर्सनैलिटी होगी ना उसकी, उस चीज़ों को सीरियसली ना लेना या किसी बात को ना समझ पाना। कि मेच्योर पर्सनैलिटी होगी तो वो क्यों होगी, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है, उस बच्चे के अंदर इड बहुत हाई है और ईगो बहुत ही कम है और सुपर ईगो जो है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमें उसकी पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें समझने हैं। फ्रॉइड ये मानते थे कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हमारे अनकॉन्शियस फोर्सेस से ड्रिवन होता है और जो भी इन तीनों स्ट्रक्चर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स से, ये तीनों जिस तरह से भी आपस में कोरिलेट करते हैं, उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इड को वो कहते हैं कि ये भी बहुत ही बेसिक
और इंस्टिंक्चुअल पार्ट है पर्सनैलिटी का, ये हमारे अंदर बर्थ से होता है। एक छोटा बच्चा आप देखिए कि चीज़ों की ज़िदें करने लगता है ना? तो इड जो है वो हमारे अंदर शुरू से प्रेजेंट होता है, ये टोटली अनकॉन्शियस होता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा ये जानता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ उसे ज़िद कहते हैं, उसे नहीं पता होता है कि उसकी इड कितनी हाई या लो है। और उम्र के साथ में जो इड है वो धीरे धीरे कम भी होने लगती है। ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इड किस पर बेस्ड होती है? एक छोटा सा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी है ये कि प्लेजर प्रिंसिपल पर, मतलब उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसकी चाहे जो भी डिज़ायर हो, हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल अर्जेस, जो भी उसकी डिज़ायर है पर्सन की, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहती हैं, ये सोचे समझे बिना कि वो ज़िद कितनी सही है, उसको हम इड कहते हैं। तो जब इड जो होती है वो हमारी पर्सनैलिटी का प्रिमिटिव पार्ट होती है और ये हमारे अंदर शुरुआत से होती है। फिर ये जो इड होती है ये रियलिटी, मोरालिटी, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं समझती। आपने देखा है ना, छोटा बच्चा जो होता है पेरेंट्स के साथ बाहर जाता है, उसे कोई टॉय पसंद आ गया तो अगर उसको नहीं मिल रहा है वो ज़मीन पे भी लेट जाएगा। लेकिन क्या आप 25 ईयर्स में, 30 ईयर्स में ऐसा करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी इड जो है वो ईगो के साथ बैलेंस हो जाती है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता। तो कोई भी बच्चा जो इस तरीके की डिमांड करता है, अच्छा हम यहाँ बच्चा वर्ड इसलिए भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़िद ज़्यादातर बचपने को ही दिखाती है, तो इस वजह से भी यहाँ पे बच्चे के एग्जाम्पल ऑटोमेटिक निकल कर आएंगे। अदरवाइज इट जब बहुत लंबे टाइम तक पर्सन के अंदर बनी रहती है या एक ओवर टाइम नहीं जाती है, जिसमें हम एक रेपिस्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल होता है, उनकी भी इड बहुत हाई होती है जिसकी वजह से वो रेप जैसे क्राइम को करते हैं। फिर आता है ईगो। ईगो है रियलिटी ओरिएंटेड सेल्फ। ये ईगो क्या होती है? ये इड से ही निकलती है। जैसे धीरे धीरे अब जिद को रैशनलाइज होने लगी, एक पॉइंट आता है बच्चा 8 साल 9-10 साल तक जिद करता है, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आता है कि जिद करने का कोई तुक नहीं है, तो उसी उसी कॉन्सेप्ट में से निकल करके आती है उसकी ईगो, निकल के आती है, जहाँ वो ये समझने लगता है कि उसे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ईगो जो होती है वो हमारे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का जो लेवल होता है वहाँ से डेवलप होती है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे चलती है। ये जानती है कि क्या हमें चाहिए, क्या सोशली एक्सेप्टेबल है, क्या रियलिस्टिक है या नहीं है, किस चीज़ की हमें जिद करनी चाहिए, किसकी नहीं। ईगो जो होती है वो मीडिएटर होती है बिटवीन द अनरियलिस्टिक एंड द स्ट्रिक्ट सुपर ईगो। जब हम सुपर ईगो पे आएंगे तो हम देखेंगे कि हम कई बार हम बहुत मॉरल्स की वजह से बहुत अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बेसिक लेवल पे कुछ सोच नहीं पाते, तो ये उसका काम करती है। If a person feels angry, the ego helps express it appropriately rather than violently. The ego uses defense mechanism to manage conflict and reduce anxiety caused by competing demands. इनको भी आगे पढ़ना है हमें, तो इनको अभी मैं डिटेल नहीं कर रही हूँ, हालांकि मैंने इसमें जिक्र भी किया था, डिफेंस मैकेनिज्म को दूसरी फॉर्म में समझाया था। तो ये ईगो हो गया। ईगो सिंपल है कि ईगो बहुत रियलिस्टिक होता है, ये हमें रैशनलाइज करना सिखाता है, ये हमें बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं, तो इन चीज़ों की ये बात करता है। उसके बाद सुपर ईगो, जब ईगो के आगे सुपर लग जाता है, यानी जब मॉरल कंसाइंस भी जुड़ जाती है। सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स द इंटरनलाइज्ड मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड आइडियल्स एक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी। इसके दो पार्ट होते हैं, कंसाइंस एंड ईगो आइडियल। कंसाइंस का मतलब होता है विच पनिशेस विद गिल्ट फॉर डूइंग रॉन्ग, और ईगो आइडियल विच रिवॉर्ड्स द प्राइड फॉर डूइंग राइट। हमारा जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो दो तरीके से वर्क करते हैं। एक वो होते हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो खुद को प्रेज़ करना, दूसरे की बात नहीं कर रहे, खुद ही की कर रहे हैं अभी। और एक होता है कुछ गलत होने पर गिल्टी फील करना, तो वही कंसाइंस और ईगो आइडियल कहलाते हैं। सुपर ईगो जो है वो परफेक्शन चाहती है, वो ये चाहती है कि चीज़ें एकदम अच्छी हों और उसके साथ उसकी वजह भी देती है। जैसे एक बच्चा किसी, मान लीजिए विंटर्स में आइसक्रीम की ज़िद कर रहा है, तो जब वो बच्चे को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें उसके अंदर सुपर ईगो भी दिखानी है। तो मान लीजिए वो 12 इयर्स का बच्चा है और वो 12 इयर्स में वही सोच रहा है कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए क्योंकि मुझे कोल्ड हो सकता है, और फिर मेरे ये यहाँ तक वो ईगो के बारे में सोच रहा है, मतलब ईगो वर्क कर रहा है यहाँ पे। जब वो ये सोच रहा है कि मुझे नहीं खाना चाहिए क्योंकि मुझे कोल्ड हो सकता है और फिर मेरी वजह से बाकी लोग भी परेशान होंगे, मेरी मम्मी मेरी वजह से परेशान होगी, तो जब वो ये सब कॉजेज़ देने लग रहा है तो वहाँ पे सुपर ईगो आ जाती है। ओके, फ्रॉइड ये मानते थे कि पर्सनैलिटी जो है वो पर्सनैलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द डायनामिक कॉन्फ्लिक्ट एंड बैलेंस बिटवीन दीज 3 कंपोनेंट। इड, ईगो, सुपर ईगो के आपस के जो भी कहना चाहिए रिलेशनशिप होता है या रेशियो फॉर्म करते हैं, उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अगर किसी पर्सन के अंदर इड हाई है तो उसका चाइल्डिश बिहेवियर ज़्यादा दिखेगा, राइट। अगर किसी पर्सन के अंदर सुपर ईगो बहुत हाई है तो वो बहुत फिलोसॉफिकल वे में आपको नजर आएगा, बहुत ही आइडियल्स, स्टैंडर्ड्स, मॉरल्स की बातें करता हुआ दिखेगा। और एक पर्सन जो बहुत रैशनलाइज बात करते हैं, जैसे हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो आपको बहुत रैशनलाइज बात करते हुए नजर आएंगे, तो वो सब किस कैटेगरी में फॉल होते हैं? उनके अंदर ईगो जो होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। तो ये है स्ट्रक्चरल मॉडल जो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि कैसे हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर, रैशनल थॉट, मॉरल वैल्यू
हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि सिगमंड फ्रॉइड की 5 स्टेजेस क्या हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम बट लाइफ लॉन्ग। आगे भी कभी भी साइकोडायनामिक्स को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को अगर आप छोड़ के चल रहे हैं तो मतलब आप समझ लीजिए फिर कुछ नहीं करके चल रहे हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो थे साइको एनालिसिस के फाउंडर थे, उन्होंने ये प्रपोज किया कि पर्सनैलिटी जो है वो 5, एक मतलब वैसे तो 5 पे भी बाद में आएंगे, एक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की सीरीज में चलती है। जैसे डिफरेंट स्टेजेस आपने पढ़ी हैं वैसी स्टेजेस की बात इन्होंने भी करी है। इनका ये कहना था कि टोटल 5 स्टेजेस होती हैं और इनके स्टेजेस के भी नाम याद रखने होंगे आपको। और हर स्टेज में हम कुछ ना कुछ सेक्सुअल एनर्जी देखते हैं जिसको हम इरोजनस जोन का नाम देते हैं, वो बॉडी में होती है। जिस तरह से जो एक बच्चा है वो अपनी स्टेजेस में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसी से वो धीरे धीरे चलते चलते अडल्ट बिहेवियर की तरफ पहुंचता है। ओके, किसी भी एज में अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व नहीं हुए तो फिक्सेशन हो सकता है, उसी स्टेज में बच्चा अटका रह सकता है, जिससे उसके अंदर उसी स्टेज के स्पेसिफिक ट्रेट्स रह जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता, फिक्सेशन हो जाता है। फिक्सेशन भी एक टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म है। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या है, आइए देखते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा इन कर देती हूँ जैसे एक बारी में आपको ये पिक्चर पूरी दिख जाए, मेरे ख्याल से नज़र आ रही होगी, राइट। यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं और ये 5 स्टेजेस के साथ साथ आप इनको भी देखिएगा ध्यान से। इनसे आपको समझ में आएगा कि क्या उस पर्सन का एक्शन होता है। कि ओरल स्टेज में जो बच्चा है वो अपने माउथ से प्लेजर गेन करता है, चीज़ों को सॉल्व करना, सकिंग करना, है ना। ये वैसे भी आप देखेंगे सिर्फ अपने खाने पीने के अलावा भी बच्चा किसी भी चीज़ को उठा के मुंह में डाल लेता है, यही तो करता है। तो अपने टॉयज़ को भी वो दांतों से चबाता है, कोशिश करता है, तो वो ओरल स्टेज होती है। हालांकि इसमें बर्थ टू 1 ईयर ये कह रहे हैं, मगर अगेन स्टेजेस हमेशा फ्लक्चुएट होती हैं, किसी की भी स्टेजेस फिक्स नहीं होती। उसके बाद आती है एनल स्टेज, जहाँ पे बच्चा जो है वो बोवल मूवमेंट में फील करता है, प्लेजर फील करता है, उसको बोवल मूवमेंट में अच्छा फील होता है। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा हमारा खुद से सारी चीज़ों को करे, लेकिन बच्चा चाहता है कि उसको बेबिश बिहेवियर मिले। फैलिक स्टेज आती है, यहाँ पे जो फेज होता है, यहाँ पे ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बॉयज़ और गर्ल्स में देखने को मिलता है। वो जितने आपने सुने हैं ना, ममाज बॉय और पापा की परी, वो इसी स्टेज में डेवलप हो रहे होते हैं, फैलिक स्टेज में। लेटेंसी स्टेज 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी, ये वो स्टेज होती है जब पूरी तरीके से सेक्सुअल अर्जेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, बच्चा फिजिकली ग्रो हो रहा होता है, यानी उसकी बॉडी बन रही होती है एक तरीके से, उसका कोई सेक्सुअल अर्जेस नहीं होती हैं। फिर लास्ट में आती है जेनिटल स्टेज, जहाँ पे प्यूबर्टी को गेन करने के बाद पर्सन को पता होता है कि उसको सेक्सुअली कैसे मैच्योर वे में बिहेव करना है। तो ये 5 स्टेजेस हैं, यही नाम है, नाम मत बदल दीजिएगा इनके, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड जो है वो आके खुद आपके मार्क्स कम करके चले जाएंगे एग्जाम में। तो मैं वापस इसको कर देती हूँ जूम इन अगेन। अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अभी तक देखिए पटाखे फूट रहे हैं, दिवाली का सीज़न है और मैं थोड़ा इवनिंग में बना रही हूँ वीडियो, जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड में ये भी एंजॉय करने को मिलेगा। खैर, ओरल स्टेज जो है वो बर्थ से 1 ईयर की मानी जाती है लगभग, जिसमें इरोजनस जोन जो होता है वो माउथ होता है। अभी मैंने बताया, बच्चा सकिंग, बाइटिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू माउथ से प्लेजर लेता है। उसके बाद जो इसकी साइकोलॉजिकल थीम है कि बच्चा पूरी तरीके से डिपेंडेंस होता है, ट्रस्ट करता है दूसरे पर। ट्रस्ट मतलब उसको ये पता नहीं होता कि मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो ट्रस्ट ही कर रहा होता है। यहाँ पे अगर उसकी नीड्स जो है ना उसको ग्रेटिफाई हो तो ओरल फिक्सेशन हो सकता है। स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, नेल बाइटिंग, ये सब चीज़ें जो आगे चल के देखने को मिलती हैं, माना जाता है कि वो ओरल स्टेज में बच्चा फिक्सेटेड रहा होगा। ये मुझे नहीं लगता मुझे तीसरा टॉपिक आज कवर करने को मिलेगा, जिस तरह से जो है वो साउंड्स आ रहे हैं पटाखों के। एनल स्टेज आती है 1 से 3 ईयर्स की। यहाँ पे एनस जो है वो उसका एरोजनस जोन होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग, कंट्रोल ऑफ बोवल मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें उसकी एक्टिविटीज़ में दिखती हैं। साइकोलॉजिकल थीम क्या होती है? कंट्रोल करना, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ऑटोनॉमी ऑर्डर करने की कोशिश करना। फिक्सेशन आउटकम क्या रहता है यहाँ पे कि स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग में लीड टू एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी, ऑब्सेसिव, ऑर्डरली, स्टबर्न। और लीनियंट ट्रेनिंग अगर दी जाए तो एनल एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी, जो कि आगे डिसऑर्गेनाइज या डेफिएंट पर्सन दिखाई देता है। ऐसा सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं। अब हमेशा ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, हम जिनकी थ्योरी पढ़ते हैं उनके हिसाब से हमें वैसी बात कहनी होती है। ओके, फैलिक स्टेज आती है। यहाँ पे बच्चे को समझ में आता है कि मैं एक मेल हूँ या एक फीमेल हूँ। लड़की अपने ड्रेस सेंस से, अपने बॉडी पार्ट्स की वजह से समझ पाती है कि दैट आई एम अ गर्ल, और बॉय भी इसी तरीके से समझ पाते हैं। तो अपने सेक्स की नॉलेज होना, बस जस्ट नॉलेज होना ही यहाँ तक हो पाता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते। फिलहाल जो मैंने आपको बताया था, बॉयज़ में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जो वो मदर के टुवर्ड्स ज़्यादा
लव अफेक्शनेट फील करते हैं, फादर से थोड़ा राइवलरी फील करते हैं। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिखाता है कि जो गर्ल होती हैं वो पापा की परी बन जाती हैं, वो फादर फिगर के टुवर्ड्स उनको ज़्यादा अट्रैक्शन और अफेक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? रेजोल्यूशन होता है थ्रू आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट। फिक्सेशन आउटकम क्या हो सकता है? यहाँ पे अगर जेंडर आइडेंटिटी को बच्चा यहाँ पे नहीं समझ पाएगा ठीक से, तो वो फिक्सेटेड होके रह जाएगा। वो जेंडर इश्यूज जितने भी होते हैं ना आगे चल के, वो इस स्टेज पर ही फिक्सेट होने की वजह से होते हैं। देन कम्स लेटेंसी स्टेज। यहाँ पे डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, एकदम से दब जाती हैं, कोई सेक्सुअल अर्जेस नहीं रहती हैं। स्कूल, हॉबीज, सोशल रिलेशनशिप, इन पे फोकस होता है। बच्चे की फिजिकल ग्रोथ पे फोकस होता है। लर्निंग, सोशल डेवलपमेंट, स्किल बिल्डिंग यहाँ पर साइकोलॉजिकल थीम में आते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फिक्सेशन नहीं होता है। सेक्सुअल एनर्जी ऑलरेडी सब्लिमेटेड हो जाती है और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे का मन लगता है। लास्ट होती है जेनिटल स्टेज। यहाँ पे अगेन जो है वो इरोजनस जोन जेनिटल्स हो जाते हैं। मेच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप और इमोशनल इंटीमेसी की डिज़ायर होती है। लव और वर्क के बीच में बैलेंस करना साइकोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेल्दी डेवलपमेंट कैसे होता है? सक्सेसफुल नेविगेशन थ्रू अर्लियर स्टेजेस लीड्स टू वेल राउंडेड सोशली इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल। तो ये 5 स्टेज मॉडल है, सिंपल है। 5 स्टेजेस के आपको नाम याद रखने हैं, ये ध्यान रखना है कि किस स्टेज में एग्जैक्टली होता क्या है, बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। तो मैं सोच रही हूँ ये कवर करा दूँ, क्योंकि जो ये साइकोएनालिटिकल थ्योरी है ना पर्सनैलिटी की, इसमें वो 2-3 चीज़ें तो वही आएंगी जो आपने पढ़ ली हैं, तो जल्दी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता 5 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट और चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा नहीं। अब जब सिगमंड फ्राइड की साइकोएनालिटिकल थ्योरी आ जाए एग्जाम में अगर 10 मार्कर में, तो क्या क्या लिखेंगे आप? इड ईगो, सुपर ईगो के बारे में लिखेंगे आप। जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जो अभी आपने पढ़ी हैं वो आप लिखेंगे। इसके अलावा आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी मेंशन करेंगे, जो होते हैं ना कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन तीनों को डिफाइन करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। मतलब आपको हर वो कॉन्सेप्ट बताना है जो कि साइकोएनालिटिकल थ्योरी से एसोसिएटेड है, जो कि हम बाकियों में भी तो कर रहे थे। अभी आपने सुलिवन्स की थ्योरी में पढ़ा, आपने देखा ना उनके जितने एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स थे हमने सारे मेंशन किए थे ना। बिल्कुल उसी तरीके से जो जो कॉन्सेप्ट्स इस एरा में दिए गए हैं इस टॉपिक से एसोसिएटेड, वो सारे लिखने हैं आपको, वही उसी से आंसर बनेगा, अलग से कुछ नहीं है। तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो है वो क्या कहती है? अनकॉन्शियस के रोल पे ज़्यादा फोकस करती है। अब अनकॉन्शियस क्या है? पहले देखिए, पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करेंगे। इड, ईगो, सुपर ईगो पढ़ चुके हैं। ये पोर्शन आप और डिटेल कर सकते हैं, कट शॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पे ये बात तो ख़त्म ही हो गई। फिर कॉन्शियसनेस के लेवल को आप बताएंगे, ये पार्ट मैं क्लियर करूँगी, ये नहीं हुआ है बिल्कुल भी। इसमें हमें ये बताना होगा कि जो हमारी अवेयरनेस के लेवल होते हैं वो 3 होते हैं। कुछ चीज़ें हम बिल्कुल एकदम जानते हैं, कॉन्शियस में होती हैं, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही होती हैं, राइट, हमारे थॉट, परसेप्शन हमारे कॉन्शियस लेवल पर आते हैं। फिर कुछ चीज़ें हमारी थोड़ा सा पीछे होती है जिनको आसानी से निकाला जा सकता है। वो क्या हो सकती है? हमारी मेमोरीज़ हैं, हमारी स्टोर्ड नॉलेज है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे आती है। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम या तो खुद दबा देते हैं, इतना सप्रेस कर देते हैं कि वो बाहर ना निकल पाएँ। जैसे हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं जो हमें पता है पूरी नहीं हो सकती। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज़, उनके ऐसे ऐसे विशेज़ होते हैं जो वो चाहते हैं करना, पर उनको पता है तो पूरी हो ही नहीं सकती, तो वो उनको इतना दबा देते हैं कि वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। बहुत सारे तरीके के फियर होते हैं, वॉयलेंट एग्रेशंस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमने शेमफुल एक्सपीरियंसेस हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं, भले ही हम उसका पार्ट नहीं थे पर वो हमारे साथ हुए होते हैं। कुछ लोगों के साथ में लाइफ में कुछ ऐसे इरेशनल विशेज़ हो सकती है, कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, या कोई भी इमॉर्टल अर्जेस हो सकती हैं जो पर्सन बाहर नहीं निकाल सकता, वो सारी अनकॉन्शियस में जाके सेव हो जाती हैं, वो अनकॉन्शियस लेवल पर वर्क करती है। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं कि जो हमारे अवेयरनेस के लेवल होते हैं वो 3 होते हैं। कॉन्शियस, जिन थॉट और फीलिंग से हम करंटली अवेयर होते हैं, प्री कॉन्शियस, जिनको हम कॉन्शियसनेस में ईजिली ला सकते हैं, और अनकॉन्शियस में वो डीप हिडन थॉट और डिज़ायर होते हैं, और कुछ ट्रोमेटिक मेमोरीज भी हो सकती है, कुछ शेमफुल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जो हम बिल्कुल भी ना तो लाना चाहते होते हैं, उनको अंदर दबा के रखते हैं। पर जो चीज़ अंदर दबी रहती है ना वही प्रॉब्लम करती है, यही चीज़ कॉन्सेप्ट में समझाई गई है। तो हमारा जो बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस माइंड से सबसे ज़्यादा फोकस होता है, अफेक्टेड होता है, नॉट फोकस्ड होता है, अफेक्टेड होता है अनकॉन्शियस माइंड से। हमारा अनकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं ना वो हमें बिल्ड कर रही हैं, क्योंकि जो हम जानते हैं, जो हम ड्रैग करके ला सकते हैं, वो तो बहुत रैशनलाइज हम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो रिप्रेस्ड फॉर्म में अंदर रहती हैं। ठीक, इसको बताने के बाद साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताएंगे। आप देखिए वहाँ डिटेलिंग थी, यहाँ शॉर्ट में हो गया, ऐसे ही चलती हैं चीज़ें क्वेश्चन पेपर में।
उसके बाद मैंने आपसे कहा था डिफेंस मैकेनिज्म। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है। बड़ी छोटी सी प्लेलिस्ट है, वो छोटी क्या है मतलब शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है डिफेंस मैकेनिज्म की। वहाँ पे एक एक डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊंगी कि वहीं से देखना, यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगी। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है ऐसी मैकेनिज्म, ऐसी स्ट्रैटेजी जो हम डिफेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। पर किसको किसको डिफेंड करने के लिए यूज़ करते हैं? जब भी हमें किसी सिचुएशन में एंग्जाइटी फील होती है, जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा घबराते हैं, पैनिक होते हैं, कुछ एंग्जाइटी रिलेटेड सिचुएशन हमारे संग हो जाती है, तो ऐसे में हम कुछ ऐसा एक्शन करके उसको कवर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आप जल्दबाजी में हैं और आपसे एक कोई मान लेते हैं कोई जार टूट गया, फ्लावर पॉट गिर गया, कुछ भी ऐसा कोई चीज़ टूट गई, अब आप उनके सामने क्या करेंगे? अब आप उनके सामने दुख नहीं मना पाएंगे, राइट? आप ये नहीं कह पाएंगे हे भगवान मेरा इतना एक्सपेंसिव ये बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँगा, मुझे मैं वहाँ से लाया था, ये सब आप उसके सामने नहीं कर सकते, या अकेले में भले ही कर लें। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उसको कुछ ना कुछ कवर करेंगे। अब देखिए, आप कहने का ये मतलब नहीं है कि बात आपके बारे में हो रही है, एक जनरल बात हो रही है। इंसान ऐसा करता है, ह्यूमन बीइंग ऐसा करता है कि जब कुछ ऐसा हो जाता है तो वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अरे चलो हाँ, टूट गया, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब वो कोई बात नहीं है ना, वो इतना स्पेसिफिक तरीके से निकल कर आएगा। हर पर्सन अलग अलग तरीके से उस पर रिएक्ट करेगा कि चलो कोई बात नहीं, हाँ हो जाता है, चीज़ें रखी होती हैं। तो ये क्या है, हमें जो वो एंग्जाइटी हो रही है ना उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर बहुत एग्जांपल्स हैं, डिफेंस मैकेनिज्म एक नहीं है, तमाम है। जैसे कि एक पर्सन को जब अपने बॉस से डांट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, बॉस को तो पलट के डांट नहीं सकते, तो घर आके अपने पेट पे चिल्ला दिए, बच्चे पे चिल्ला दिया, वाइफ पे चिल्ला दिए, तो वो यहाँ से उठा के जो है गुस्सा उधर दूसरी जगह कर देना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ऐसे ही किसी काम को आपने पूरी तरीके से डिनाई कर देना कि नहीं मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने नहीं किया, तो वो डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसे सभी एक्शन जो हम अपनी एंग्जाइटी को शांत करने के लिए यूज़ करते हैं वो सभी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। इसमें सबसे बेसिक होता है डिनाई करना, टैंट्रम शो करना, छोटे बच्चे करते हैं, एक्सक्यूज़ बनाना, इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं, और ये हम सब करते हैं। आप कोई दिन ऐसा जाता होगा शायद जब आपने कभी कोई एक्सक्यूज़ ना दिया हो किसी बात के लिए, होता है ना नॉर्मली, तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो डिफेंस मैकेनिज्म वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें हम अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी ईगो को शांत करने के लिए, अपनी बातों को रैशनलाइज करने के लिए, अपने कुछ गलत किए को रैशनलाइज करने के लिए, राइट, वहाँ पे कोई जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती हैं। तो वो जो प्लेलिस्ट है, अगर बाय चांस मैं कमेंट में पिन करना भूल जाऊँ तो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प के लिए तौर पे ही कह रही हूँ कि मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कमेंट करके कि मैम यू हैव स्टिल नॉट पोस्टेड दैट प्लेलिस्ट। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पर फिर भी कभी कभी ऐसा मिस हो जाता है, तो जस्ट रिमाइंड मी देयर। वो आपको ज़रूर देखनी है डिफेंस मैकेनिज्म की, उसको आपको मज़ा आने लगेगा देखते देखते, क्योंकि एग्जाम्पल इतने मज़ेदार होते हैं। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरन हॉर्नीज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट में करेंगे, डोंट वरी। मैं नहीं अब आगे पढ़ाने वाली हूँ, यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ इस वीडियो को। मिलूंगी आपसे 6th पार्ट में, यस 6th पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऐसे ही पढ़ते रहिए। सी यू सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय।